नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जयपुर में राजस्थान सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ये 3 दिन चलेगा। इस समिट का मकसद राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देना है। राजस्थान सरकार के मुताबिक प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए देश और दुनिया से निवेशक इस समिट में शामिल हो रहे हैं। करीब 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के जो एमओयू है वो साइन हो भी चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इस सम्मेलन से राजस्थान का एक रूपता से विकास होगा या यह विकास राजस्थान के सीमित शहरों तक ही सिमट कर रह जाएगा? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ है डॉक्टर मनीषा सिंह जी। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर चर्चा में। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आज का जो हमारा ये मुद्दा है, चुनिंदा शहरों तक सीमित ना रहे राइजिंग राजस्थान, इस पर ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा आप दोनों ही मेहमानों का। सबसे पहले मनीषा जी, क्या कहेंगी? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत ही आज का दिन बहुत ही जानदार, शानदार और धमाकेदार राइजिंग राजस्थान की शुरुआत हुई और जी। आज ये एक ऐतिहासिक और नए आयाम स्थापित करने वाला है राजस्थान में। और जिस तरह से आपका सवाल है कि चुनिंदा शहरों में बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि माननीय भजन लाल जी ने पिछले जी। 3 महीनों में जिस तरह से देश-विदेश में जाकर और यहाँ के जो मंत्री हैं, उन्होंने गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी से ये शुरुआत हुई थी और यहाँ पे हर जिले में भी एमओयू साइन हुए हैं और अभी जो 35 लाख करोड़ के जो एमओयूज़ हैं, वो धरातल पे लाने की उसकी शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही शानदार तरीके से आज की जो ओपनिंग हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, वहाँ पे एग्ज़िबिशन का उद्घाटन किया और उस तरह से जो यहाँ पे बड़े-बड़े निवेशकों का स्वागत कर और उन जो बड़े-बड़े निवेशकों ने यहाँ पे जी। स्वागत किया, यहाँ पे निवेश की बड़ी-बड़ी बेहतरीन डेस्टिनेशन उन्हें बताया, तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल स्थानीय हर एक गाँव, जिले और ढाणी में ये योजनाएँ बिल्कुल पहुँचेगी। जी। चलिए, राजेश जी क्या कहेंगे सर, ओपनिंग नोट? नमस्कार सर। नमस्कार सर। देखिए, राजस्थान में जो भी निवेशक आए, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद, बधाई हो जो आज यहाँ आए, उनको बहुत-बहुत जी। धन्यवाद। परंतु जिस तरह से सरकार की जैसे आज नाकामी साबित हुई, अव्यवस्थाएँ जिसे मिली, कई एक लंदन से एक निवेशक आए, उन्होंने कहा कि हमें बुलाया पर बैठाया नहीं, हमें मान-सम्मान दिया पर हमें अंदर तक बिठाया भी नहीं, हमें पानी तक नहीं पिलाया हमें। और जिस तरह से राजस्थान की जो अतिथि देवो भव वाली भूमिका वो हमें कहीं नज़र नहीं आई। जी। तो हम चाहते हैं कि जैसे एमओयू है उस तरह से क्या है कि जगह-जगह तक चीज़ें पहुँचे, गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी तक चीज़ें पहुँचे। यह बात ही बात ना रहे और जो निवेशक आएँ उनको भयमुक्त वातावरण हो, लॉ एंड ऑर्डर जो धज्जियाँ उड़ रही हैं वो भी थोड़ी सही हो, उनको सही सुख-सुविधाएँ मिलें। एमओयू करना अलग बात है और धरातल पर जनता को इसकी सुख-सुविधा मिले और जो निवेशक हैं उनको पूरा ही मतलब चीज़ें मिलें जिससे वो यहाँ पर निवेश कर सकें। जी। जी। राजेश जी, शुरुआत चर्चा की आपसे करूँगा। आपने जैसा कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जो अलग-अलग शहरों से जो अलग-अलग जगहों से जो निवेशक आए हैं और राजस्थान में अलग-अलग शहरों तक निवेश हो, गाँव-गाँव ढाणियों तक निवेश हो। लेकिन आपकी सरकार में भी निवेश के इस तरह के जो समिट है जो वो हुए थे। लेकिन उस वक़्त जो है ये जो हर जगह जो है, जो निवेश की आज आप बात कर रहे हैं, वो नहीं हो पाया था। क्या वजह मानते हैं? देखिए, हमारे 2 साल सरकार के कोरोना काल में निकल गए, जब हमने इस तरह की सब्मिट की। उसके जी। बाद में चुनाव आ गए, चुनाव हर चीज़ की प्रक्रिया में टाइम लगता है। उसके बाद में इन्होंने उस चीज़ को आगे ना बढ़ाया और अब नई चीज़ इन्होंने शामिल कर ली। अब जिस तरह से अब कई चीज़ देखने को मिली है आपके समाचार चैनलों के माध्यम से, जो तोरण द्वार गेट बना रहे हैं, वो भी एमओयू का हिस्सा हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं, वो भी एमओयू का हिस्सा हैं और कई निवेशक ज़मीन की भी लूट मची हुई है, जिस कंपनी की इतनी औकात नहीं है, उससे ज़्यादा उनको एमओयू किए जा रहे हैं। इस तरह जी। की समाचार चैनलों के माध्यम से बात चल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान की ज़मीनों पर व्यापारियों का अधिकार हो जाए, जैसे कभी किसी टाइम में हुआ था कि रिलायंस के पेट्रोल पंप जगह-जगह खुले पूरे भारत के अंदर और वो बाद में वो बंद हो गए पेट्रोल पंप, ज़मीन उनको दे दी गई व्यापारियों को। ऐसा जी। ना हो कि कहीं ज़मीन ही दे दी जाए उनको और बाद में कुछ उस पे हो ना हो, तो किसान की ज़मीन भी चली जाए, राजस्थान के लोगों की भोले किसानों की ज़मीन चली जाए और उसपे कुछ विकास भी ना हो। तो जी। ये सारी चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा
सिर्फ एमओयू ही एक हिस्सा नहीं है, एमओयू कोई इसका उत्तर नहीं है और कोई हल नहीं है। जी, चलिए मनीषा जी से जवाब लेंगे। मनीषा जी, जिस तरीके से राजेश जी ने कहा कि निवेशक कहीं कई बार खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं, क्या ऐसा तो इस बार नहीं होने वाला? निश्चित तौर पे बिल्कुल नहीं होने वाला है। जिस तरह से हमारे माननीय भजन लाल जी ने पहले ही साल में ये जी, समिट है, इसका पूरा-पूरा इसको धरातल पे उतारने का पूरा-पूरा नए राजस्थान में नए आयाम स्थापित करने का महत्वपूर्ण तरीके से हम लोग हर एक जितने भी एमओयूज़ हैं, उनको बिल्कुल धरातल पे उतारने का लेकर जी, हम आएँगे और ये जो पहले साल में हुआ उसका मेन मकसद ही यही है कि जो राजस्थान है उसमें सारी योजनाएँ अधिक से अधिक धरातल पे उतरे और उनके प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित हो और जो नए गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नए जी, अवसर जो हैं, वो हर लोगों के लिए, हमारे राजस्थान के लोगों के लिए खुले और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से राजस्थानियों के लिए कहा, उन पर विश्वास जताया, उन्होंने जी, उनको उनकी कुशल और उसकी तारीफ़ की, कुशलता की माननीय मुख्यमंत्री जी की कुशलता, प्रतिबद्धता और उनके विकास की जो पिछले 1 साल में उन्होंने जो कार्य किए हैं, उसकी तारीफ़ की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और निश्चित तौर पे हर एक योजनाएँ वो लागू होंगी और जो एमओयू साइन हुए हैं, उनको धरातल पे पूरा-पूरा उतारेंगी सरकार। जी। मनीषा जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगर बात करें तो उनके कार्यकाल में पहले ही साल के अंदर इस तरह का समिट होना, अ, लेकिन अगर हम पुरानी सरकारों की बात करें तो उस समय में देखा गया है कि जब कार्यकाल का अंत जब चल रहा होता है, उस वक़्त इस तरीके के समिट जो हैं, तब आयोजित किए जाते थे। जिसके बाद जिस तरीके से राजेश जी ने आरोप भी लगाए कि समिट होते थे, लेकिन दूसरा कार्यकाल, दूसरी जो सरकार आती थी, चुनकर जो सरकार आती थी, वो उन्हें होने नहीं देती थी। इस तरीके का, तो पहले साल के अंदर इस तरीके की जो समिट का आयोजन करना सीएम भजनलाल के द्वारा, क्या कोई खास संदेश जो है बीजेपी सरकार जो है या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है जनता को देना चाहते हैं इसके ज़रिए? जी, बिल्कुल देना चाहते हैं। आप साफ-साफ देखिए नज़र आ रहा है पिछली सरकार ने हमेशा 4 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, आखिरी साल में वो कोई भी काम कर रहे हैं, उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, उसको धरातल पे नहीं उतार पा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरह से उन्होंने आयोजनों को एंटरटेनमेंट का साधन बना दिया और जी, किस तरह से उन्होंने लास्ट में रेवड़ियाँ बाँटना शुरू कर दिया जनता के वोट लेने के लिए। लेकिन जनता जानती है, जनता बहुत समझदार है, उन्होंने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे मोहर लगाई और जी, माननीय भजन लाल जी के जो पिछले 1 साल के कार्य हैं, उसपे अभी भी किस तरह से कार्य हुए हैं, विकास हो रहा है राजस्थान का और माननीय भजन लाल जी इस विकास को उस अग्रणी राजस्थान के लिए तत्पर हैं। ये सीधा-सीधा मैसेज जा रहा है कि उन्होंने प्रथम वर्ष में ही राइज़िंग राजस्थान का आयोजन करवाया, इतने बड़े, इतने शानदार आयोजन का आयोजन हुआ है और साथ-साथ अगले 3 दिन में देखिए जी, 35 लाख करोड़ का एमओयू साइन हो चुका है और अगले 3 दिन में आप देखिए किस तरह से ये बढ़ेगा और जो हमारे निवेशक हैं, वो अधिक से अधिक उन्हें संभावनाएँ मिल रही है। जिस तरह से हमारे जो अडानी जी थे उन्होंने जिस तरह से खुद को मतलब खुद के जी, निवेश बताए, साथ-साथ जो अलग दूसरे निवेशक थे, उनसे भी आग्रह किया, राजस्थान के लिए संभावनाएँ बताई। जिन-जिन ने अग्रवाल जी ने, महिंद्रा ग्रुप ने, इन सब ने नए अवसरों के बारे में बताया और जो भी राजस्थान है, उसमें इन सभी को निश्चित तौर पे आगे आने वाले नए अवसर उन्हें जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान को चुनेंगे, अग्रणी राजस्थान बनाएँगे और आगे राष्ट्र निर्माण में हम सहायक होंगे, जी, जो माननीय मोदी जी का जी, बिल्कुल। 2047 का जो नारा है अग्रसर, उसमें हम राजस्थान एक बहुत बड़ी भूमिका के रूप में सामने आएगा। जी, मनीषा जी, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार बीजेपी पर इस बात को लेकर हमलावर है कि एमओयू साइन तो हो जाते हैं, लेकिन उनको धरातल पर उतारना कहीं न कहीं मुश्किल होता है। जी। क्या वजह मानती है सबसे पहले तो आप, आखिर मुश्किल क्यों है एमओयू साइन होने के बाद उन्हें धरातल पर लाना? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे बिल्कुल जिस तरह से आप कह रहे हैं कि विपक्ष से तो मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा बात कार्य पे किया बात है करूँगा। बहुत ही अच्छा कार्य किया है।
हमारे भजन लाल जी की सरकार ने, और 1 साल का जो कार्य आप उठाकर देख लीजिए, जिस तरह की योजनाएँ बनकर सामने आई है, जिस तरह से उन्होंने पिछली जिस तरह से पिछली सरकार थी, वो कुछ नहीं कर पाई थी, उनको अपने एमओयूज़ को धरातल पे नहीं उतार पाई थी। अब निश्चित तौर पे धरातल पे उतरेंगी योजनाएँ, और जो निवेश है, वो बिल्कुल हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, हमारे जो एनर्जी है, उस पे कार्य होगा। जी। राजेश जी, आपका रुख करना चाहूँगा सर। जिस तरीके से आपने कहा कि हम लोग ऐसे सबमिट जो हैं, आपकी सरकार के वक़्त पे भी हुए, लेकिन धरातल पर आने से पहले जो है सरकार बदल जाती और जो सामने वाली सरकार है, जो नई सरकार चुनकर आती, वो उन्हें धरातल पर नहीं आने देती, उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती। तो क्या आप मानते हैं कि भजनलाल शर्मा का सीएम भजनलाल ने जो ये एक्शन लिया है कि पहले ही साल, कार्यकाल के पहले ही साल में इस तरह के समिट का आयोजन कर दिया, क्या ये काबिल-ए-तारीफ़ है? देखिए, आयोजन करना एक अलग तरह की चीज़ है, आयोजन कर सकते हो, जनता का पैसा है, किसी तरह से जी। खर्च कर सकते हो। इससे पहले आप देखिए रिफाइनरी का प्रोग्राम था, इनकी वजह से कितना डिले हुआ। मेट्रो थी, इन्होंने कितनी डिले कर दी। एसएमएस इतनी बड़ी संस्था है, उसमें देखिए आप क्या अव्यवस्थाओं को खेले। दोनों नगर निगम में देखिए आपने देखा होगा पर्दे लगा कर के इन्होंने उस गंदगी को ढका, उन कच्ची बस्तियों को ढका, उसमें कोई साफ-सफाई का ध्यान नहीं। सरकार की जो नैतिक ज़िम्मेदारी है आप पहले उसको पूरा करिए। आप वाई-वाई लूटने के लिए इतने बड़े-बड़े आयोजन करिए, इतने बड़े होर्डिंग लगाइए, इतने बड़े तोरण द्वार बनाइए। ये जनता का पैसा है लूटिए। जो आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी है क्या सरकार उस पर खरी उतर रही है? क्या लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ नहीं उड़ रही? क्या कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है इस लेकिन राज्य सर में? जिस क्या तरीके से लूट-पाट आप तो नहीं हो दूसरी रही? सरकार पर आप जी, बताइए। देखिए आप जिस तरीके से और दूसरी सरकारों देखिए पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि हमारी जो योजनाएं, हमारे जो एमओयूज है वो धरातल पर नहीं आने का कारण जो है वो सामने वाली सरकार है, आगामी सरकार रहती है। तो इस बार तो ये बहाना भी नहीं होगा क्योंकि पहले ही साल में इस तरह का जो आयोजन है वो कर लिया गया। आने वाले 4 साल बाकी हैं। 4 साल में अगर ये धरातल पर नहीं उतरते तो आपको विपक्ष जो है उनके पास और अच्छा मुद्दा रहेगा। बिल्कुल, मुद्दा क्या है, ये तो जनता का पैसा बर्बाद होगा, विपक्ष तो जी, पूछेगा सवाल। विपक्ष तो कह ही रहा है, अच्छे काम करिए ना, करिए तो सही, परंतु ये नहीं उस चीज़ को आगे बढ़ जाइए। आज आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध तक नहीं मिल रहा। आज गवर्नमेंट को ये छोटी-छोटी चीज़ें वो नहीं कर पा रहे, तो इतने बड़े आयोजन करके हैं, ये क्या धरातल पे उतार पाएँगे? कई कंपनियाँ ऐसी हैं, जिनकी इनका ट्रांज़ैक्शन नहीं है, उससे ज़्यादा आप उनको ज़मीनें दे रहे हो आप। उस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। कि कहीं किसानों की भोले किसानों की ज़मीन ना दे दी जाए उनको, तो ये ज़मीन बहुत बड़ी अपने अधिग्रहण कर लें और बाद में कुछ हो ही नहीं। तो इस तरह की अगर वो निवेश करना चाहते हैं, सही उनकी नीयत है, तो उसमें पूरी तरह से जाँच की ज़रूरत है कि जी, हकीकत में वो कैपेबल है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि कल को जनता को भुगतना पड़े, जैसे आज इन्होंने एयरपोर्ट दे दिए, लीज़ पे आप देखिए। पहले जो सुख-सुविधाएँ थी या जैसे जनता का चार्ज है, उससे डबल चार्ज उन्होंने लगाने शुरू कर दिए। तो उस प्राइवेटाइज़ेशन का क्या कारण हुआ? क्या फ़ायदा हुआ जनता को? तो इस तरह की बात पे विशेष इनको ध्यान देना पड़ेगा, ना जी, कि ये कि सिर्फ़ वाई-वाई लूटी। चलिए। बाकी की छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, जो जनता को रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे रोडों पे खड्डे पड़े हुए हैं, रोड टूटे हुए पड़े हैं, उन पे भी थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप धरातल पे कुछ तो करिए, बड़े-बड़े काम ना करके छोटे से आप शुरुआत करिए। आप ऊपर उठाना चाहते हो, नीचे लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह की बातें हैं, इस पे भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। जी। चलिए मनीषा जी, जिस तरीके के आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है, साथ ही एमओयू साइन होने की बातें हुई कि एमओयू साइन हो जाते हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतरते। क्या इसके पीछे आप एक वजह ये भी हो सकती है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसीज़ है राजस्थान के अंदर, तो क्या उन्हें ईज़ी करने के लिए भी अब भजनलाल सरकार जो है कुछ एक्शन करेगी, कुछ प्लान रेडी है? जी, सबसे पहले मैं पिछले सवाल का भी जवाब मैं इसमें ऐड ऑन करना जी, चाहूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं विपक्ष है, राजीव जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाह रही हूँ कि आप इतनी अच्छी इतना अच्छा राइज़िंग राजस्थान आयोजन हो रहा है, उसपे सहयोग करने की, क्योंकि सरकार सभी की है, किसी एक की सरकार नहीं है। सहयोग विपक्ष का सहयोग इसमें आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा अपने राजस्थान को लेके अग्रणी बनाने का, राजस्थान के विकास को लेकर जो ये राइज़िंग राजस्थान हुआ है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध है, विकसित राजस्थान को लेकर ये आयोजन किया गया है। और अगर आप बात करते हैं रोड की, और आप देखिए ना कहाँ हो रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से रोडें बन रही है, सब तरह से सब सड़क, बिजली सभी का विकास हो रहा है, और रोड जहाँ पे सिविल लाइन्स जल रही है, वहाँ की टूटी हुई है। आप देखिए, आप क्या धरातल पे मनीषा जी आप लेकिन अभी जाते हाल नहीं ही हैं, में आप प्रताप सिंह खाचरियावास का एक बयान आया था कि जहाँ कचरे हैं उन्हें है ना पर्दा लगा के ढक दिया गया है सड़कों पर। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सिक्योरिटी के उस हिसाब से किया गया है ये। और आप कॉम्प्लिकेटेड, आपके सवाल का भी मैं जवाब दे दूँ जी, कि आपने कहा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एमओयूज़। उसके लिए इस बार पूरी प्लानिंग से ये काम हुआ है। निश्चित रूप से जो टीमें गठित की गई है,
वो उसका हल करेंगे। अधिकारियों को ज़िम्मेदारी दी गई है। इवन आपने देखा है हर एक देश के लिए एक-एक अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं, उनको ज़िम्मेदारी दी गई है कि जी, हर एक अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसको हल करेंगे और एमओयूज़ धरातल पे प्रोजेक्ट होंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। जी। चलिए उम्मीद करते हैं कि आगामी समय में ये जो एमओयूज़ हैं, जो एमओयूज़ हो रहे हैं लाखों करोड़ों के, ये धरातल पर होते हुए नज़र आएँ। राजेश जी, आपका रुख करूँगा। पीएम मोदी ने आज राइजिंग राजस्थान के अंदर जब उनकी स्पीच थी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आज़ादी के बाद की सरकारों ने राजस्थान का नुकसान किया है। क्या कहेंगे? देखिए, वो प्रधानमंत्री जी हैं देश के, वो कुछ भी जी। बोल सकते हैं, क्या जायज़ है बोलना, क्या नहीं है। आज देश किस स्थिति में है, आप बताइए? क्या ये 10 साल के अंदर ये इतना विकास हुआ देश के अंदर? आज लेकिन जब सर देश आज़ाद राजस्थान हुआ के था तो अंदर तो क्या कांग्रेस स्थिति की थी? भी सरकार रही। देश की अगर बात करें तो कांग्रेस की बिल्कुल, सरकार, कांग्रेस का भी अपना एक कार्यकाल रहा है, अच्छा खासा लंबा-चौड़ा कार्यकाल कांग्रेस का भी रहा है। जी बिल्कुल रहा है, तो विकास तो हुआ ही। आप देखिए, अब मेट्रो मेट्रो पर किसकी देन विकास है, आप अभी बताइए? निवेश की रिफाइन बातों पर मेरा सवाल था, तो आपने कहा कि आगामी सरकारें जो होती है वो हमारे प्लान्स बंद कर देती है और अपने कार्यकाल जी के चल बिल्कुल। जाते-जाते समय में आप उस वक़्त इस तरह की निवेश के जो आयोजन है वो उस वक़्त किया करते थे। देखिए, आपको पता है 2-3 साल अपने कोरोना काल में निकल चुकी, इसलिए जी, हमारे सामने एक मजबूरी थी इस तरह से कि हम लास्ट के साल में इस तरह से आयोजन कर पाए, परंतु सरकार ने उस पे आगे ध्यान नहीं दिया। जी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने बड़ी ही बहुआमी योजनाएँ दी, जो एक ऐतिहासिक योजना है। आप देखिए ऐसी योजना ये कुछ भी गिना दीजिए, इन्होंने भी बराबर-बराबर शासन किया। आप एक भी योजना राजस्थान में गिना दीजिए, जैसे आप आज देखिए कितने एम्स इन्होंने राजस्थान के अंदर दिए, बताइए आप। इनकी बराबर-बराबर सरकारी कांग्रेस के शासन की एम्स है। एसएमएस जैसा हॉस्पिटल आज तक ये नहीं दे पाए, जिसकी सिर्फ ये व्यवस्था ही नहीं सुधार पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कांग्रेस ने, अब पिछली बार आप ओल्ड स्कीम दी थी, उसमें कर्मचारियों को कितना भला होने वाला था, वो भी 25 लाख रुपए का जो बीमा दिया था चिरंजीवी बीमा, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। कांग्रेस जनता से सीधे जुड़े काम करती है। ये सिर्फ इनके जो काम होते हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, बाद में फायदा पहुंचे ना पहुंचे, परंतु बड़े-बड़े हेडलाइंस बन जाती हैं। बाकी जनता तक सीधा कोई फायदा नहीं पहुंचता। हम उम्मीद करते हैं कि अब ये जी, जनता तक सीधे फायदा पहुंचाए और इस पे अगर क्रियान्वित हो और ये काम आगे बढ़े, जी, ना कि सिर्फ भाषणों से ये काम चलाया जी। जा सके। सिर्फ चलिए पूर्ववर्ती सरकारों मनीषा की जी का बुराई रुख करने से करेंगे। काम नहीं चलेगा। जी, चलिए मनीषा जी का रुख करेंगे। मनीषा जी, जिस तरीके से राजेश जी ने जो आरोप लगाए हैं उनके साथ उनका भी जवाब चाहूँगा। साथ ही राजस्थान में निवेश की असमानता बढ़ी रही है कि कुछ कैपिटल सिटीज़ हैं राजस्थान के अंदर, उनमें ज़्यादा निवेश आता है। जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, इस तरह की सिटीज़ में ज़्यादा निवेश देखने को मिलता है। बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो भी खुद को यहाँ एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। लेकिन जो छोटे शहर हैं, जो इतना अभी डेवलप नहीं है, वहाँ पर वो निवेश क्या उस लेवल तक पहुँच पाएगा जितनी वहाँ पर ज़रूरत है? क्योंकि अगर निवेश वहाँ नहीं पहुँचता है तो वहाँ से लोगों का पलायन होने लग जाता है। लोग जयपुर जैसे शहरों की तरफ मूव ऑन करते हैं, जयपुर, उदयपुर यहाँ पर मूव ऑन करते हैं, तो वहाँ पर लोगों का पलायन एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। देखिए, एमएसएमई और लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों की जी, वजह से हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे देखिए स्थानीय जो लोग हैं वो भी इसमें बिल्कुल एक्टिव हुए हैं। अभी एग्ज़िबिशन्स में मैं खुद वहाँ पे साक्षी हूँ इस चीज़ की कि वहाँ पे एग्ज़िबिशन्स में स्थानीय कलाकार से लेके स्थानीय पेंटिंग से लेके स्थानीय जो कार्य हो रहे हैं छोटे-छोटे जी, उद्योगों द्वारा एमएसएमईज़ के जो लघु उद्योग है, उनके जो काम है वो भी वहाँ पे थे और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी वहाँ पे थी। तो यहाँ पे कोई भी मतलब समानता बिल्कुल दिखाई दी मुझे, ऐसा नहीं है और जी, समानताएँ बिल्कुल आगे भी बरकरार रहेंगी और राजेश जी की उसका मैं जवाब देना चाहूँगी कि यहाँ पे राजेश जी आप कैसे नकार सकते हैं विकास को लेके जो पिछले 10 सालों में विकास हुआ, अगले 70 पिछले जो 70 साल थे, उसमें कोई विकास नहीं हुआ। किस तरह से आप देखिए जो जो आगे की उपलब्धियाँ हैं, आप उनको बिल्कुल नहीं नकार सकते। आप देखिए 7 दशक में 11वीं वहाँ पे अर्थव्यवस्था के रूप में था, आज 5वीं और आगे आने वाले सालों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के आएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2047 में विकसित राष्ट्र और आपने जिस तरह से बताया कि कुछ कार्य नहीं हुए, आपको बिल्कुल देखना चाहिए कि आप जो हमारे जो राष्ट्र का जो विकास हुआ है पिछले 10 सालों में, वो उससे पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप इंफ्रा के क्षेत्र पे देख लीजिए, नए-नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और जो हमारा राष्ट्र है, हमारा भारत है, उसका जो विदेश में जिस तरह से नाम हो रहा है, जो सम्मान जनता को मिल रहा है, वो पहले कभी नहीं दिखा। तो आप निश्चित तौर पे इस चीज़ को स्वीकार कर लीजिए कि जो पिछले 10 दशक में जो काम हुआ है, वो नहीं हुआ पहले आपकी सरकारों ने आपकी सरकारों का कहीं पे भी कोई विकास का कोई काम नहीं था।
आप लोगों ने बस सिर्फ़ और सिर्फ़ धोता चना बाजे खाना के उस तर्ज पे काम किया और कहीं भी विकास नहीं दिखा। अगले जो आने वाले सालों में भी आप देखेंगे जी। जो विकास है। जी, मनीषा जी, मैं मेरा सवाल जो था वो एक बार फिर से दोहराता हूँ। आपने पारंपरिक व्यवसायों की बात करी कि यहाँ अभी आप जी। समिट में गई, वहाँ पर पारंपरिक जो व्यवसाय हैं, जो हमारे पुराने फ़ोक आर्ट्स हैं, वो उन सभी को बढ़ावा दिया जा रहा है, बिल्कुल बढ़ावा दिया जा रहा है, निसंदेह उससे मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मेरा सवाल ये है, राजस्थान में निवेश की जो असमानता है, वो बहुत देखी गई। बड़े शहर, कैपिटल्स सिटीज़ जो है राजस्थान की, उनमें निवेश ज़्यादा होता है और जो छोटे शहर हैं, वहाँ पर निवेश कम पहुँच पाता है। इस वजह से वहां से लोगों का पलायन होने लग जाता है क्योंकि वहां बेरोजगारी का दर है जो वो बढ़ने लग जाती है। जयपुर में मूव हो रहे हैं लोग। अगर मैं टोंक जिले की बात करूं, ऐसे छोटे बहुत सारे जिले हैं हमारे राजस्थान के अंदर। वहां से लोग नौकरी के लिए जयपुर निकल कर आते हैं। इस वजह से जयपुर में बहुत परेशानियां बढ़ती है, पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ती है। तो क्या हर जिले में, हर शहरों तक निवेश पहुंचे और एक अच्छी सीमा तक पहुंचे ताकि वहां के लोगों का भी विकास हो, वो अपने घर में रह के जो है कमा सकें? क्या इसके लिए भी कोई प्लान तैयार है भजनलाल सरकार की ओर से? निश्चित तौर पे इस पे पूरा-पूरा प्लानिंग किया गया है कि जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी और जी, यहाँ पे जो स्थानीय कलाकार हैं, जिस तरह से हमने देखा कि वहाँ पे हर स्थानीय कलाकारों का भी एग्ज़िबिट किया गया था। वहाँ पे मांडना कला थी, हर एक जी। जिस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो स्थानीय गाँव और ढाणियों से आए हुए थे। वो एग्ज़िबिशन में हमें बिल्कुल देखने को मिला है। तो यहाँ पे हर एक जगह को बढ़ावा दिया गया है। उनकी जो मैम, ये तो हर स्थानीय एक कला को प्रमोट करना हो गया, लेकिन वहां पर निवेश जाएगा, उनकी उनके जो शहर हैं, जो छोटे शहर है, छोटे गांव है, वहां तक निवेश पहुंचेगा क्या? इसके लिए कोई प्लान? बिल्कुल पहुँचेगा। जो एमओयू साइन हुए हैं, वो जी। कहीं ऐसा तो है नहीं एक जगह जयपुर में ही होगा, वो हर जगह पहुँचने वाला है और सभी को इससे निश्चित तौर पे लाभ मिलने वाला है। जी। चलिए, राजेश जी, क्या लगता है सर, क्या ये जो निवेश है, ये जो एमओयू साइन हो रहे हैं भजनलाल सरकार के कार्यकाल के दौरान, इस राइजिंग राजस्थान के कार्यकाल राइजिंग राजस्थान में, क्या ये राजस्थान के जो दूरगामी क्षेत्र हैं या जो छोटे शहर हैं, छोटी ढाणियाँ हैं, गाँव हैं, क्या वहाँ तक ये निवेश पहुँच पाएगा? देखिए राहुल, आपने सही सवाल पूछा कि गाँव तक, ढाणी तक निवेश नहीं पहुँच पाएगा, सब ये सुख-सुविधा नहीं दे पाएँगे। मनीषा जी के सवाल का जवाब भी देता हूँ कि पिछली सरकारों ने कुछ काम नहीं किया। आप ये खुद बता दीजिए 10 साल में आपने कितनी नौकरियाँ, कितने रोज़गार सृजित किए आपने? 10 साल के अंदर कितने भारत के लोग विदेश में जाकर के बस गए? उनको यहाँ सही तरह से नहीं मिला तो भारत में चले गए। आप भी 70 साल में जितने लोग नहीं गए, जितने 10 साल में बाहर की सदस्यता ली लोगों ने जाकर। 70 साल में जो नहीं हुआ, इन्होंने 750 किसान रोडों पे मारे गए, वो ये 10 साल के अंदर ही हुआ, ये कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आरोप आप किसी चीज़ पे लगा सकते हो, परंतु काम करके दिखाइए। आप अग्निवीर जैसी योजनाएँ इस भारत को दे रहे हो, युवाओं का क्या हुआ? इस तरह की समिट आप कर रहे हो, करिए अच्छी बात है, परंतु थोड़ा युवाओं को ध्यान रखिए। अग्निवीर योजना का कितना वो हुआ? जीएसटी एक ऐसी चीज़, आप बताइए कि जिस पर रेलवे में आप ये टिकट कराइए आप, टिकट कन्फर्म नहीं हुआ, उसके बाद भी आपका जीएसटी कट गया। ये कहाँ का न्याय? इस पर क्या प्रधानमंत्री जी को बात नहीं करनी चाहिए? इस पर गृह मंत्री जी को बात नहीं करनी चाहिए? इसको आप वित्त मंत्री जी को बात नहीं करनी चाहिए? मतलब ये कहाँ का न्याय आप बताइए? ये तो सरेआम लूट-पाट है। आप बताइए, जिस तरह से ये बुजुर्गों के साथ में किया, बुजुर्ग की जो स्कीम थी रेलवे में जो, उसमें उसको ही खत्म कर दिया इन्होंने कोरोना काल के बाद। तो बात करना अलग तरह की चीज़ है, आप बताइए। विदेशी लोगों को आप सुख-सुविधाएँ दो, अच्छी बात है, निवेश आए, परंतु यहाँ के लोगों का भी आप ध्यान ध्यान रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि बात बात ही बन के ना रहे और लोग ठगा सा महसूस ना करें और इस पे काम हो और जिससे आगे लोगों को रोजगार भी मिले और हमारा राजस्थान आगे चमके, आगे बढ़े, आगे उन्नति करे। राजस्थान में अपार संभावना है। राजस्थान में सारे खनिज पैदा होते हैं। राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है भारत के अंदर जहाँ सारे खनिज पैदा होते हैं। उस खनिज का राजस्थान के लोगों को ही फायदा मिले, ना कि बाहर के लोग आकर के इन्वेस्टर आए हुए और राजस्थान के लोगों का खून चूसे और वो बाहर यहाँ का माल बाहर ले जाए, यहाँ की चीजों को बाहर जाकर के वो दिखाएं। जी। 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 राजेश जी, समय की थोड़ी कमी है, चलते-चलते एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, उसके बाद क्लोजिंग नोट लेंगे। जिस तरीके से जो एमओयू की बात जो मैंने मनीषा जी से भी की, वही आपसे भी करना चाहूँगा। क्या धरातल पे नहीं आना उन एमओयूज़ का साइन होने के बाद भी?
क्या ये जो पॉलिसीज हैं, क्योंकि जो फाइल क्लियरेंस होता है वो एक कई बार क्या है कई विभागों से करवाना पड़ता है, तो फाइलें वहीं घूमती रहती है, निवेशक भी परेशान हो जाते हैं कि हमारी फाइल आखिर क्लियर कब होगी। तो क्या मानते हैं ये पॉलिसीज जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें क्या ये एक बड़ी वजह है, क्या इन्हें आसान किए जाने की जरूरत है? देखिए 2-3 चीज़ इस तरह की हैं। एक तो एकल विंडो होनी चाहिए, एक जी। जगह सारा क्लियरिफिकेशन मिले। दूसरा जो कर्मचारी अभी लगाए वो कर्मचारी हैं लंबे समय तक उस पर ध्यान दें, उस इन्वेस्टर के साथ लंबे समय तक जुड़े रहें। ये नहीं कि 2 दिन बाद ही उनका ट्रांसफर कर दिया जाए, नए आदमी आए वो समझ नहीं पाता, वो कागज को बंद कर देता है, मेरी कुछ समझ में नहीं ये बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी को खुद को ध्यान देने की ज़रूरत है। जी सर, क्लोजिंग नोट भी चलते-चलते, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, क्लोजिंग नोट और दे दीजिए आज के इस मुद्दे पर आपका। देखिए, यही है कि जिस तरह से एमओयू हुए हैं, उस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बाय-बाय लूटने के बजाय इस पे डीप में जाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की भी शिकायत इस तरह से मिली है कि उन कंपनियों की इतनी हैसियत नहीं है, उससे ज़्यादा उनको एमओयू कर दिया गया। जी। तो ज़मीन उनको कहीं ज़मीन ही बाँट के ना रह जाएँ और आगे तक जनता को ना मिले। ये चीज़ इसका पैसा जो खर्च किया, वो पैसा खर्च का कोई फ़ायदा मिलना चाहिए। ये जी। हम यही चाहते हैं और विपक्ष भी हमारा यही चाहता चलिए, मनीषा जी क्लोजिंग नोट, मैम आज का ये जो मुद्दा है उस पूरे को लेकर क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा आपका। देखिए, बहुत ही शानदार आयोजन राइज़िंग राजस्थान के साथ में जी। राजस्थान तैयार है। अब गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवाओं को रोज़गार और नए अवसरों के निर्माण के लिए और सड़क, बिजली, पानी के साथ-साथ में राजस्थान में का जो क्राइम और करप्शन इसका कंट्रोल हुआ है ना? जहाँ यहाँ पे नए निवेशक बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि देश से निवेशक चले गए, राजेश जी ने कहा। तो मैं यहाँ कह रही हूँ कि यहाँ पे बाहरी निवेश हो रहे हैं, इवन प्रवासी भी लौट रहे हैं। तो यहाँ पे विकसित राजस्थान के तर्ज पे, अग्रणी राजस्थान की तर्ज पे माननीय मुख्यमंत्री जी, भजन लाल जी की कुशलता, प्रतिबद्धता हमें दिखाई दे रही है और राजस्थान आगे नए आयाम स्थापित करने के लिए तैयार है। निश्चित तौर पे राजस्थान नए निवेशकों के साथ में नए आयाम स्थापित करेगा और ये एक ऐतिहासिक आयोजन रहेगा और राजस्थान को विकास के तर्ज पे जो राष्ट्र निर्माण में अपनी प्रमुख भागीदारी के रूप में जी। रहेगा। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, देश में गुजरात हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तराखंड हो गया, इस तरीके के जो राज्यों में इन्वेस्टमेंट समिट है, ये लगातार होते रहते हैं और इन आयोजनों में लाखों करोड़ों के जो एमओयूज़ हैं, वो भी साइन किए जाते हैं, जिससे लोगों को अपने क्षेत्र में आर्थिक विकास की उम्मीद जो है, वो कहीं न कहीं जाग जाती है। लेकिन हकीकत ये रही कि अधिकतर निवेश जो है, वो गिने-चुने शहरों तक ही सिमट कर रह जाता है। राजस्थान में भी यही स्थिति लगातार पिछले लंबे समय से देखने को मिली, जहां ज्यादातर निवेश जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर, अजमेर जैसे बड़े शहरों में सिमट कर रह जाता है। इस असमानता को क्या भजनलाल सरकार जो है इस बार राइजिंग राजस्थान के जरिए खत्म कर पाएगी, ये एक देखने वाली बड़ी बात रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।